नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो छठा लेसन है आपका, जिसका नाम है स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम। यानी यहाँ पर जो मंदिर महल बने थे वो किस प्रकार से बने हुए हैं उनका जिक्र हम करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, पाठ ही पढ़ना है अपने को सारा। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। प्राक यानी पुराना और आद्य यानी आधुनिक इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुल्य रही। किसी भी देश की प्रगति यानी प्रोग्रेस का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों और खंडहरों के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले, जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख लीजिए, जो पुराने गढ़ है ना, पुराने किले हैं, वो आज भी सुरक्षित है, परंतु आजकल के जो मकान बनाते हैं उनमें सीलन आ जाती है। उन मकानों में क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय जो उनके पास माइंड था वो इतना एडवांस था, तो उन्होंने जितने भी महल बनाए वो सारे ऊंचे ऊंचे दौरों पे बनाए हैं, यानी ऊंचे स्थानों पे बनाए हैं, ऊंची पहाड़ियों पर बनाए हैं। तो कारण क्या था? उस समय लोग परिचित थे इन चीज़ों से। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नगर विन्यास। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा और सोंथी बीकानेर में खुदाई से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती यानी द्वेषदती नदी यानी घग्गर नदी के किनारे इन नगरों की नगर योजना भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलूंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक, आवास को पूर्णता प्रदान की गई है जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालती है। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चादरें, आहड़ की कृषि व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान में कई संस्कृतियों का केंद्र या ज्ञान का केंद्र राजस्थान रहा है, जिसमें पुष्कर, मरुधवन, जांगर प्रदेश, मत्स्य, सालव, मरुकरांतर आदि प्रमुख है। महाभारत काल में विराट नगर यानी बेराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है जो स्थापत्य और रक्षा की दृष्टि से नगर योजना भी समर्थ कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राज्य के प्रशस्य में नहीं पलती, वह आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जो काल रहा, उस समय क्या रहा था, ये महल मंदिर ज़्यादा बने थे। विराटनगर जो कहाँ है? जयपुर। अशोककालीन सभ्यता का अच्छा उदाहरण है और ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि अशोककालीन सभ्यता निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है? तो ध्यान रखना, बेराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में। यहाँ के भग्नावशेष अवशेषों में स्तंभ लेख, बौद्ध विहार के खंडर है। ये बौद्ध विहार वाला प्रश्न भी पूछ लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मौर्य काल में बेड़चंद्री के किनारे मध्यमिका यानी चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, यानी मध्यमिका का पुराना नाम नया नाम नगरी है, कि भव्य योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी से ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक ये भव्य नगर रहा था। गुप्त और गुप्त काल के बाद में मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ, रियासी मकानों को संतुलित निर्माण इन खंडहरों और उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है, स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण युग कौन सा रहा है? 7वीं से 13वीं शताब्दी तक। परंतु मुख्य रूप से देखें तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक ही मंदिरों का निर्माण हुआ था। उसके बाद में तो फिर मुगल आ गए थे, मुगलों ने फिर ज़्यादा निर्माण किया नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7वीं से 12वीं शताब्दी स्थापत्य का स्वर्ण युग था, परंतु यहाँ जो आपकी किताब बता रही है वो 7वीं से 13वीं शताब्दी बता रही है, तो अपने को यहीं से अच्छी तरह से याद करना है कि 7वीं से 13वीं शताब्दी। ये प्रश्न आया हुआ है, पूर्व के पेपर देख लेना। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता और रक्षा के प्रतीक किले,
धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता है वह महत्वपूर्ण स्थल होता है। इस दृष्टि से भीनमाल जो जालोर में है, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना भी की। उसे परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जयपुर को देखो तो महान शिल्पकार, अब जयपुर ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना विद्याधर ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे, उन्होंने की थी। उन्होंने 9 वर्गों के सिद्धांत पे बसाया। सुव्यवस्थित रूप से बसे नगर के निर्माण में चौड़ी और सीधी चौड़ी सड़कें, रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़, छोटी और बड़ी चौपड़ हैं, जिनमें बीच में फुहारे और चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार है। शहर से निकास के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगेरी गेट, संगानेरी, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। स्वाई जय सिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव, ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना स्वाई जय सिंह ने इसकी नींव रखी थी। कब? 1727 में। राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन की जयपुर के स्थापत्य ने बहुत ही प्रभावित किया है। 12वीं शताब्दी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। बूंदी की स्थापत्य उसको बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा। जोधपुर और बीकानेर बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित है। जोधपुर और बीकानेर के जो किले हैं ना, तो उन पे परकोटा बना हुआ है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग में बनाए गए हाट या दुकानें और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया है। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पैसे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया है। नगर के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा। पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा और सराड़ा। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोंपड़ियों के रूप में बसी मिली। रेगिस्तानी गांव को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है। इसीलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर का मतलब होता है सरोवर या तालाब। तो लगभग बीकानेर और जैसलमेर के जो गांव है उनके पीछे सर लगता है। लूणकण सर है ना, अर्जन सर, सर्जन सर, साला सर, सरदार सर, ठीक है। तो इस तरह के जो सर लगते हैं वहाँ सर का मतलब तालाब होता है। जलाशयों का प्रयोग अधिक होता था, जैसे बिंदा सर, जय सर, उदा सर। तो सर का प्रयोग किसके लिए? सरोवर के लिए। अब दुर्ग कैसे बनते थे? तो दुर्गों में देखो, दुर्ग राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा जनपद हो या अंचल हो जहाँ ऐसा कोई छोटा मोटा दुर्ग या गढ़ या गड्ढी ना हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार यह प्रश्न पूछा गया है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो ध्यान रखना 7 अंग माने गए हैं, जिनमें दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ राजाओं और सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने और पशुधन को बचाने के लिए और अपनी संपत्ति छिपाने के लिए जो दुर्ग बनवाए थे। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य का विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। तो ये प्रश्न बन सकता है। कालांतर में मौर्य काल, गुप्त काल या परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों और जलाशयों की प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बड़े दुर्गों में भाटियों का सोनारगढ़, भाटियों का जैसलमेर वाले की बात कर रहे हैं। जैसलमेर वाला जो दुर्ग है उसकी बात हो रही है कि सोनारगढ़। अजयराज चौहान का गढ़ बिठली तारागढ़, ये बहुत बार पूछा गया है गढ़ बिठली का दुर्ग कहाँ है? ध्यान रखना कहाँ है? अजमेर में है। कुंभा का कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख है। तराइन के दूसरे युद्ध यानी 1192 की बात कर रहे हैं। 1192
में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। ठीक है, 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन आ गया। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो, जो ऊपर से क्या हो, समतल हो या चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे, जो जीर्ण और शीर्ण खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़ दुर्ग, आबू माउंट आबू की बात करें, वहाँ अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी क्या क्या आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण किया था। जब मुगलों के साथ राजपुताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में परिवर्तन आ गया और अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर आदि। क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए स्थिरता व शांति का काल था। ये कुंभलगढ़ वाला दुर्ग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। कुंभा ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था, उसने पूछा कि ऊंचाई पर स्थित है, कृषि योग्य भूमि भी है और आवासीय भी है। तो ध्यान रखना, समतल भूमि कहाँ है कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर, कृषि योग्य भूमि भी है, वो ऊंचाई पर बना हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना वो कुंभलगढ़ दुर्ग था। क्या आप जानते हैं राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग हैं? इन 6 दुर्गों को अच्छी तरह से याद कर लेना। क्या है ये? आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। इनको कैसे याद करोगे? तो इसको ऐसे याद करना, आम, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, आम, चिक्कू और गाजर। आम, चिक्कू, गाजर, ये 6 है। आ से याद रह जाएगा आमेर महल है, ची से याद रह जाएगा चित्तौड़गढ़ का है, कू से याद रह जाएगा कुंभलगढ़ है, गा से याद रह जाएगा गागरोन है, जय से याद रह जाएगा जैसलमेर है और रह से याद रह जाएगा रणथंभौर है। तो आम, चिक्कू, गाजर आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये 6 दुर्ग हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल हैं 2013 से। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों को जिन विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख है, वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर दीवार होती है, अभेद्य बुर्ज, बड़े बड़े बुर्ज हैं ऊपर, किले के चारों तरफ गहरी खाई है या परीक्षा है, गुप्त द्वार पर सुरंग है, गुप्त प्रवेश द्वार है और सुरंगें हैं। किले के भीतर शस्त्रागार है, शिलाखाना जिसे बोलते हैं, जलाशय तथा पानी के टांके हैं, राज प्रासाद हैं, सैनिकों के आवास के लिए गृह, ये सभी के यहाँ के दुर्गों में देखने को मिलते हैं। अब दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं, थोड़ा सा इनको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से वर्गीकरण का प्रश्न पूछ लेता है, तब ये यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले जो दुर्ग है वो है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? ओदक दुर्ग जल दुर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओदक दुर्ग कह दो चाहे इसे जल दुर्ग कह दो, एक ही बात है। जो विशाल जल राशि से घिरा हो, जिसके चारों ओर क्या हो, पानी पानी हो। जैसे गागरोन दुर्ग की बात करें तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये जल राशि, ये जल दुर्ग है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर है गिरी में स्वतः पर्वत, ऐसे दुर्ग जो ऊंचे पर्वत पर स्थित हो। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। फिर है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग होता है जो मरुभूमि पर बना हो, जिसके टीले हो। और ऐसा दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। अपने ये हनुमानगढ़ वाला भटनेर दुर्ग भी इसी श्रेणी में आता है। सघन या बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग है वो इसी श्रेणी का है। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग थोड़ा सा याद रखेंगे। एरण क्या होता है? ओरण याद कर लो आप इसको। एरण और ओरण दोनों मिलते से वर्ड है। ओरण क्या होता है? जहाँ जंगली पहाड़ी कींकरें उग जाती है ना, वो। तो ऐसे दुर्ग जिसमें खाई हो, दुर्ग के चारों तरफ क्या होगी? ऐसे खाई होगी, कांटे हों यानी कंटीली झाड़ियाँ होंगी और पत्थरों से दुर्गम हो। यहाँ से आगे जाएं तो आगे पत्थर ही पत्थर हो। तो ऐसे दुर्ग कौन कौन से हैं? तो 2 दुर्ग है, एक तो चित्तौड़ का दुर्ग है और एक जालोर का दुर्ग है। फिर आता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग होता है जिसके चारों ओर क्या हो? बड़ी बड़ी खाई हो, सिर्फ खाई हो, ताकि जो सेना आए तो वो उस खाई को पार करे तो आधे डूब के मर जाए। ठीक है, तो इसलिए वो चारों तरफ क्या कर देते थे? खाई खोद देते थे। जैसे भरतपुर दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, इसके चारों तरफ खाई है।
जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोष्ठा उसे पारित दुर्ग कहते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर का दुर्ग। तो ये चित्तौड़गढ़ वाला कई श्रेणियों में आएगा। फिर आता है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वह है जो युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं। वो सैन्य दुर्ग तो हम समझ गए, सैनिकों के रहने के बाद जो बनाया गया दुर्ग था वो। फिर है सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग में शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ ऐसे भी दुर्ग हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया गया है। तो मैंने बताया था, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गिरि दुर्ग भी है, पारिक दुर्ग भी है और एरण दुर्ग भी है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। सैनिक जो रहते हैं ना, वो दुर्ग सबसे श्रेष्ठ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम कल इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विधिवत रूप से राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो आज थी राजस्थान के दुर्गों की प्रमुख भूमिका। तो यहाँ से भी प्रश्न आए हैं, ये ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।